नमस्कार। अगला सैम हिंदी कक्षा में मैं सुनीति मिश्रा आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो बच्चों, आजकल हम पढ़ रहे हैं कक्षा 11वीं की आरोह और आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ उसका चौथा पाठ, विदाई संभाषण, जिसके लेखक हैं श्री बाल मुकुंद गुप्त। तो बच्चों, ये जो पाठ है हमारा विदाई संभाषण, ये लॉर्ड वायसराय लॉर्ड कर्जन के ऊपर लिखा गया है, उन पर आधारित है। ये 1899, 1904 और 1904-1905 में 2 बार ये वायसराय रहे थे। तो इनके शासनकाल में जो भारतीय हैं उनकी स्थिति का खुलासा भी बाल मुकुंद जी ने किया है। ये अध्याय जो है शिव शंभू के चिट्ठे का अंश है। मैंने आपको पहले भी बोला, फिर से बोलूंगी कि ये कहाँ से लिया गया है। ये इंपॉर्टेंट बात है, स्पेशली 11वीं 12वीं के बच्चों के लिए इस तरीके की चीजें, तो आप लोग ये करके जाइएगा। तो ये शिव शंभू के चिट्ठे से लिया गया है। कर्जन के शासनकाल में विकास के बहुत सारे कार्य हुए थे, नए नए आयोग बनाए गए, किंतु हुआ क्या कि उनका उद्देश्य भारतीयों का भला करना नहीं था, बल्कि गौरों का वर्चस्व यानी उनकी ताकत को स्थापित रखना था और देश के संसाधनों का, जो हमारे देश के संसाधन थे, उनका अंग्रेजों के हित में प्रयोग करना था। तो कर्जन ने हर स्तर पर अंग्रेजों का वर्चस्व स्थापित करने की कोशिश करी। वे चाहते थे सरकारी निरंकुश ताकि जो थे वे पक्षधर थे, लिहाजा प्रेस की स्वतंत्रता पर भी उन्होंने प्रतिबंध लगा दिया। अतः काउंसिल में मनपसंद अंग्रेज सदस्य की नियुक्ति कराने के मुद्दे पर उन्हें देश विदेश दोनों में नीचा देखना पड़ा और क्षुब्ध होकर उन्होंने इस्तीफा दे दिया और वे यहाँ से वापस इंग्लैंड चले गए। बच्चों, मैं ना इसका एक छोटी सी बात पहले आपको बताना चाहती हूँ, क्योंकि ये अगर आपको पता होगी तो आप बहुत आसानी से इस बात को समझ लेंगे। कर्जन के कुछ कार्य ऐसे थे जो क्रूरता की श्रेणी में आते थे। मैं पहले आपको उनका जिक्र कर देती हूँ, फिर आपको ये पाठ ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्या जो क्रूरता में आते थे उनके पे नंबर 1 था प्रेस की पे प्रतिबंध लगाना, कि वो कहते थे प्रेस जो है ऐसे ही कुछ भी नहीं लिख सकती, यानी अंग्रेज कितने भी अत्याचार करें वो प्रेस पब्लिसिटी में नहीं जा सकता। नंबर 2, करोड़ों लोगों की विनती के बावजूद भी उन्होंने बंगाल विभाजन कराया। नंबर 3, हमारे देश के संसाधन है और उसको अंग्रेजों के हित में प्रयोग करना। और नंबर 4, अंग्रेजों का वर्चस्व स्थापित करना, यानी अंग्रेजों का हुकूमत हमारे पे, मतलब हमारा दमन नीति के लिए, हमारे को दबाने के लिए अंग्रेजों की ताकत का इस्तेमाल। तो ये 4-5 चीजें ऐसी थी जिसकी वजह से भारतीय भी उनसे उखड़ गए और उन्होंने अपना किसी व्यक्ति को वहां बिठाना चाहा जो अधिकारी पद पर है, जो मैंने आपको अभी बताया। अंग्रेज सदस्य नियुक्त, काउंसिल में जो अंग्रेज सदस्य नियुक्त कराने में, उसमें हमारे भारतवासी भी बिगड़ गए और वहां का राजा भी नाराज हो गया, जिसकी वजह से उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। यहां तक का पाठ स्पष्ट है। अब हम इसे पढ़ते हैं कि लेखक ने जो भारतीयों की बेबसी, लाचारी, दुख है, उसको व्यंग्यात्मक तरीके से लॉर्ड कर्जन की लाचारी से जोड़ने की कोशिश की है। एक्चुअली लॉर्ड कर्जन लाचार नहीं है, वो तो फिर क्या हुआ, फिर उन्हें अपना अपमान लगा ना जाना। ये बताने की कोशिश की कि शासन के आताई रूप से हर किसी को, आताई मतलब अत्याचारी रूप से हर किसी को कष्ट होता है, चाहे वह सामान्य जनता हो या लॉर्ड कर्जन जैसा वायसराय। इस निबंध में लिखा गया जब प्रेस पर पाबंदी का दौर चल रहा था, इसीलिए इनके निबंध में विनोद प्रियता, चुलबुलापन, नवीन भाषा प्रयोग, रवानगी, बहुत ही साहसिक गद्य उन्होंने लिखा है। लेखक कर्जन को संबोधित करते हुए कहता है, आखिरकार आपके शासनकाल का अंत हो ही गया, अन्यथा आप तो यहाँ का वायसराय, स्थायी वायसराय मतलब परमानेंटली यहाँ पे रहना चाहते थे। इतनी जल्दी देश को छोड़ने की बात आपको व देशवासियों को पता नहीं थी, इसी से ईश्वर की इच्छा का पता चलता है। आपके दूसरी बार आने पर, यानी पहली बार आ चुके थे, फिर इसने कहा ना 1904-1905, फिर ये दोबारा आए हैं, तो कह रहे दोबारा आने पर भारतवासी प्रसन्न नहीं थे, वे आपके जाने की प्रतीक्षा कर रहे थे, किंतु आपके जाने से लोग दुखी हैं। बिछड़न का समय पवित्र, निर्मल और कोमल होता है, ये व्यंग में कह रहे हैं। यह करुणा पैदा करने वाला होता है। भारत में तो हम लोग तो बेचारे इतने भावुक लोग हैं कि पशु पक्षी भी ऐसे समय पे उदास हो जाते हैं, हम तो इंसान हैं। अब वो एक कहानी जैसी सुनाते हैं छोटी सी, कि शिव शंभू की 2 गायें थी। बलशाली गाय कमजोर को टक्कर मारती रहती थी। एक दिन बलशाली गाय को पुरोहित को दान में दे दिया गया, किंतु उसके जाने के बाद भी कमजोर गाय प्रसन्न न रही, उसने भी चारा नहीं खाया। यहाँ पशु ऐसे हैं जो इतने भावुक हैं, तो मनुष्य की स्थिति का तो आप अंदाजा लगा ही सकते हैं। खैर, इस देश में अनेक शासक पहले भी आए और चले गए, यह परंपरा है, किंतु आपका शासनकाल दुखों से भरा था। कर्जन ने सारा राजकाज सुखांत समझकर किया था। वो तो सोच रहा था मैं तो लोगों के लिए बड़ा अच्छा काम कर रहा हूँ, क्यों, वो लोगों के लिए थोड़ी कर रहा था, वो तो अपने अंग्रेजों के लिए कर रहा था। कह रहा है लेकिन उसका अंत क्या हुआ, दुख में ही हुआ। वास्तव में लीलामय की लीला का किसी को पता नहीं चलता।
दूसरी बार आने पर ऐसे किसी कार्य करने की आपने सोची थी जिससे आगे के शासकों को परेशानी न हो, परंतु सब कुछ उलट गया। आप स्वयं बेचैन रहे और आपने देश में भी अशांति फैला दी। आने वाले शासकों को परेशान रहना पड़ेगा, आपने स्वयं भी कष्ट सहे और जनता को भी कष्ट दिए। लेखक कहता है आपका स्थान पहले बहुत ऊंचा था, लेकिन आज आपकी दशा बहुत खराब है। दिल्ली दरबार में ईश्वर और एडवर्ड के बाद आपका सर्वोच्च स्थान था, यानी आपकी कुर्सी सोने की थी, गोल्ड। सचमुच कहते हैं कि उनकी कुर्सी सोने की बनाई गई थी और उनकी पत्नी के बैठने के लिए भी सोने की कुर्सी थी। ऐसी शान और शौकत तो इंग्लैंड में भी नहीं सोची जा सकती थी। जुलूस में आपका हाथी सबसे आगे व ऊंचा था, परंतु जंगी लाट के मुकाबले में आपको नीचा देखना पड़ा। आप बड़े धीर व गंभीर थे, परंतु काउंसिल में गैर कानूनी कानून पास करके और कन्वोकेशन में अनुचित भाषण देकर आपने अपनी धीरता का दिवाला निकाल दिया। अब ये उन घटनाओं का भी उल्लेख साथ साथ करते चल रहे हैं जिसकी वजह से लॉर्ड कर्जन ने अच्छे कार्य नहीं किए। आपके इस्तीफे की धमकी को स्वीकार कर लिया गया। उसने सोचा था मैं धमकी दूंगा कि मैं इस्तीफा दे दूंगा, अंग्रेज सरकार कहेगी नहीं नहीं नहीं, अच्छा ठीक है, तुम्हें काउंसिल में अपना अधिकारी नियुक्त करना है कर लो। लेकिन हुआ उल्टा। उन्होंने कहा अच्छा ये बात है, लाओ तुम्हारा इस्तीफा ही स्वीकार करते हैं। आपके इशारों पर राजा महाराजा अफसर नाचते थे, परंतु इस इशारे में देश की शिक्षा और स्वाधीनता समाप्त हो गई। आपने देश में बंगाल विभाजन किया, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया। ये ध्यान रखना, इन्होंने बंगाल विभाजन किया है, जो कि बहुत ही बड़ा ही महत्वपूर्ण बात है। परंतु आप अपनी मर्जी से एक फौजी को इच्छित पद पर नहीं बिठा सके, अतः आपको इस्तीफा देना पड़ा। तो इनडायरेक्टली ये भी हमें बताना चाहता है कि कर्जन की मर्जी से ही भंग नहीं हुआ, बल्कि बंगाल विभाजन में जो सही दिमाग काम कर रहा था वो इंग्लैंड में बैठे लोगों का कर रहा था। लेखक कहता है आपका मनमाना शासन लोगों को याद रहेगा। आप ऊंचे चढ़कर गिरे, परंतु गिरकर पड़े रहना अधिक दुखी करता है। कह रहा चलो अच्छी बात है, कोई गिरेगा गिरा ही हो, तो उसने जीवन में कोई ऊंचा काम नहीं किया, आप तो खूब ऊंचे चढ़े, अब गिरे आपको तो और तकलीफ हुई होगी। ऐसे समय में व्यक्ति स्वयं से घृणा करने लगता है। आपने कभी भी प्रजा के हित की बात नहीं सोची। आपने आंख बंद करके हुक्म चलाए और किसी की भी बात नहीं सुनी। यह शासन का तरीका नहीं। आपने हर काम अपनी जिद से पूरे किए। कैसर और जार भी घेरने घोटने से प्रजा की बात सुन लेते थे। ये कौन है? ये जो बहुत ही हमारे जो वैसे शासक रहे हैं, तानाशाह, उनकी बात कर रहा है। आपने तो कह रहा वो भी सुन लेते थे कभी कभी प्रजा के पद पर बात, पर आपने नहीं सुनी। आपने कभी प्रजा को अपने समीप आने ही नहीं दिया। नादिर शाह ने भी, कहते हैं, जब आसिफ जहां तलवार को गले में डालकर उसने प्रार्थना की कि मार काट को रोक दो, तो उसने भी कत्लेआम पर रोक लगा दी। लेकिन आपने 8 करोड़ भारतीय जनता की प्रार्थना पर भी बंग भंग रद्द करने का आदेश नहीं दिया, फैसला नहीं किया। अब आपका जाना निश्चित है, परंतु आप बंग भंग करके अपनी जिद पूरा करना चाहते हैं। ऐसे में प्रजा कहां जाकर अपना दुख जताए, किसको अपना दुख जताए? यहाँ की जनता ने आपकी जिद का फल देख लिया। जिद ने जनता को दुख दिया, साथ ही आपको भी, जिसके कारण आपको भी अपना पद छोड़ना पड़ा। भारत की जनता दुख और कष्टों की अपेक्षा परिणाम का अधिक ध्यान रखते हुए जानती है कि संसार में सब चीजों का अंत है। उन्हें भगवान पर विश्वास है। वे दुख सहकर भी पराधीनता का कष्ट झेल रहे हैं। आप ऐसी जनता की श्रद्धा भक्ति भी नहीं जीत सके जो इतनी भूली है, जो दुख सहती रहती है, परंतु फिर भी आपको उसने कभी भी अपमानित नहीं किया। कर्जन अनपढ़ प्रजा का नाम एक आध बार लेते थे। यह जनता नर सुल्तान नाम के राजकुमार के गीत गाती है। यह राजकुमार संकट में नरवरगढ़ नामक स्थान पर कई साल रहा। उसने चौकीदार से लेकर ऊंचे पद तक काम किया और जाते समय नगर का अभिवादन किया कि यहाँ की जनता और भूमि का एहसान वह नहीं जता सकता, नहीं चुका पाएगा, और उससे सेवा में यदि कोई भूल न हुई हो तो उसे प्रसन्न होकर जाने की इजाजत दें। जनता आज भी उसे याद करती है। आप इस देश के पढ़े लिखों को लोगों को देख करके भी नहीं देख पाए, यानी आप इस देश के लोगों के पढ़े लिखों को नहीं देख पाते। लेखक कर्जन को कहता है कि राजकुमार की तरह आपका विदाई संभाषण भी ऐसा हो सकता था, जैसा भावुक राजकुमार ने कहा कि मैंने अगर आप किसी का दिल दुखाया हो, किसी पराई स्त्री को बुरी नजर से देखा हो तो मुझे क्षमा करें, लेकिन मैं आपका जो एहसान है वो नहीं चुका सकता। कह रहा आपको भी तो ऐसी शब्द बोलने चाहिए थे हिंदुस्तान के लिए। लेकिन जिसमें
आपका विधायी संभाषण ऐसा हो सकता था जिसमें आप अपने स्वार्थी स्वभाव और धूर्तता का उल्लेख करें और भारत की भोली जनता के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए कह सकेंगे कि आशीर्वाद देता हूँ तो फिर उठे और प्राचीन गौरव और यश को फिर से प्राप्त करे। मेरे बाद आने वाले तेरे गौरव को समझे। आपकी इस बात पर देश आपके पिछले कार्यों को भूल सकता है, लेकिन आप में इतनी उदारता कहाँ। कह रहा है आप जा रहे हो, आप जाते जाते अगर भारतीय जनता के लिए कुछ भावुक शब्द बोल देते कि भारत का गौरव दोबारा से प्राप्त हो जाए, भारत को फिर से यश प्राप्त हो जाए, आप लोगों का जो माटी है जिसने मुझे इतना प्रेम से इतने साल रखा, आप उसके लिए कुछ कृतज्ञता से भरे हुए वचन बोलते तो शायद हम आपको माफ कर देते। कह रहा लेकिन आप इतने अच्छे कहाँ हो कि आप इस तरीके की बातें कर दें। तो ये है बच्चों हमारा जो पाठ था विधायी संभाषण बाल मुकुंद गुप्त जी, जिसके की लेखक हैं। तो ये मैंने आपको जैसे कि बता दिया, कर्जन को भारत पर जो अंग्रेजी प्रभुत्व सुदृढ़ करने के लिए भेजा गया था, उसकी नीतियों के कारण हुआ क्या कि भारत की समस्याएं बढ़ती चली गई और समस्याओं का समाधान करने की बजाय इसने दमन का रास्ता अपना लिया। दूसरे इंग्लैंड के शासक इस बात से नाराज हो गए कि ये भारत में शासन ठीक से कर नहीं पा रहा। तो हुआ क्या कि दोनों तरफ, इधर भारतीय जनता नाराज, उधर इंग्लैंड के शासक नाराज। इस वजह से उसको बीच में ही पद से हटा दिया गया और कर्जन के शासनकाल का नाटक दुखांत में परिवर्तित हो गया। यानी दुखांत क्या होता है? जिसका अंत दुखी करने वाला हो। तो ये दुखांत नाटक में परिवर्तित हो गया। तो ये था बच्चों हमारा आज का पाठ। अब मैं आपको मिलूंगी अगले पाठ के साथ। तब तक के लिए बच्चों मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।